हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपनल संविदा एम्प्लॉयज़ ब्लॉग में। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज की वीडियो में हम उमा देवी जजमेंट पर एक बेहद ही सुधारात्मक टिप्पणी हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो कि उन सभी लोगों के लिए जो लोग कि ये सोचते हैं कि उनका बैकडोर से एंट्री हुआ है या इलीगल अपॉइंटमेंट है ना, उन पे एक जजमेंट आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरीके से है तो उमा देवी गाइडलाइन के ही आलोक में या उसी के परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई है, लेकिन उसमें क्या करेक्शन हुआ है, क्या चीज, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप में से किसी ने यदि पिछले वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि उमा देवी जजमेंट में क्या कहा गया था। उमा देवी जजमेंट में ये कहा गया था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, चाहे एडहॉक है या कोई भी कैजुअल बेसिस पे काम कर रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है, कैसे भी काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड या कि किसी भी बेस्ड पे कोई काम कर रहा है शॉर्ट टर्म पे, वो यदि काम पे लगा हुआ है, उसे रेगुलर एक्सटेंशन मिल रहा है, लंबे समय तक काम करता है, वह उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो प्रॉपर है और उनका अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड प्रोसेस से हुआ है ना, ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी, तो वो रेगुलराइजेशन के लिए जा सकता है, क्लेम कर सकता है। तो उमा देवी जजमेंट में क्या कहा गया था, तो इसे थोड़ा सा हम अभी देखते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं। उमा देवी केस, इसमें उमा देवी केस में ये कहा गया था कि एक होता है जो मान लेते हैं किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो पहली चीज क्या है कि उसमें जो दो तीन चीजें हैं, वो क्वालिफिकेशन जैसे दिया रहता है कि पहला चीज क्या है कि थ्रो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, या कि हम ये कह सकते हैं प्रॉपर एडवर्टीज बाद में क्वालिफिकेशन चलते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन यानी कि जो पोस्ट पे आप काम करते हैं, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, उस पोस्ट पे जो बाकी लोग जो रेगुलर एम्प्लॉइज है, क्या उस पोस्ट के या उसकी जो शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए होती है, क्या वो अर्हता वो क्या आपके पास में है ना। जैसे कोई पीएचडी किया हुआ है, नेट निकाला हुआ है, तो वो कह सकता है, कहता है कि मैं प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूं। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है, क्या वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए, ये पहला पॉइंट होता है जो उमा देवी केस में कहा गया, क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है उस तरीके का। दूसरा, सैंक्शन पोस्ट है ना। सैंक्शन पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट मतलब जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं वह पोस्ट स्वीकृत होना चाहिए, है ना, दूसरी बात। तीसरी चीज ये है कि प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट की बात होती है। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब ये हुआ कि जिस पोस्ट पे आप काम करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के रूप में, आपकी एंट्री कैसे हुई थी सर्विस में। यदि आपकी सर्विस वैलिड प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर में प्रोविजन के तहत आपकी हुई है और आप क्वालिफिकेशन रखते हैं प्रॉपर उस पोस्ट के हिसाब से और वो पोस्ट सैंक्शनड है, तो आप परमानेंट होने के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, आपके टर्म को बार बार बढ़ाया गया है। इसमें वन टाइम मेजर की भी बात कई बार की जाती है, लेकिन डिफरेंट जजमेंट में हमने देखा कि वन टाइम मेजर जैसे कि 2006 तक किसी का पूरा हुआ है 10 साल, तो उन्हें परमानेंट करो, इस तरह की चीजें, उसे कई बार शिथिल करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, कोई 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे भी काम किया है, उन्हें भी परमानेंट स्टेटस पाने का अधिकार है। तो कहने का मतलब है उमा देवी जजमेंट में ये 3 पॉइंट पे डिस्कस किया गया, ये तीनों पॉइंट आप फुलफिल करते हैं तो आप रेगुलराइजेशन के लिए जा सकते हैं। अब हमें महत्वपूर्ण बात ये देखनी है कि इसमें क्या सुधार किया गया है नए जजमेंट में, कौन सी ऐसी बात है जो कि एक प्रकाश डालती है, एक बड़ा सुधार की बात की गई है। और इस जजमेंट में जो खास करके ये जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये चीज है ना, इस पे डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो
जो अपॉइंटमेंट जैसे कि कोई आदमी किसी पोस्ट पे काम करता है, किसी ने रखवा दिया उसको, है ना, या कि ऐसे प्रोसेस से गया जिसे बैकडोर एक तरीके से कहते हैं, प्रोसेस से वो गया हुआ है। उस पोस्ट में उन्होंने, जैसे एडवर्टीजमेंट आता है, फिर आपको पता चलता है एडवर्टीजमेंट में कि इंटरव्यू बेसिस पे या रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, लिखा हुआ रहता है उस पर। तो जो लिखा हुआ रहता है, यदि आप उसे फुलफिल करते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, फिर इंटरव्यू या रिटन एग्जाम जो होता है उसमें अपीयर होते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है। या कि फिर दूसरा प्रोसेस ये भी होता है कि कहीं भी कोई नोटिस दिया गया है जिससे आपको प्रॉपर सूचना प्राप्त हुई, आपका सिलेक्शन किया गया, है ना, मतलब एक वेरिड प्रोसेस से सिलेक्शन होता है। एक होता है कि किसी के कहने पे किसी ने रख दिया, कोई सबूत नहीं है कि हमें कैसे रखा गया, कुछ भी पता नहीं है किस स्टाइल से क्यों हम आए हैं सर्विस में, कहाँ घुसे हैं, हमारे पास में कोई नहीं है, या जो अथॉरिटी है जो अपॉइंट किया है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, है ना, किसी ऐसे आदमी के द्वारा रखा गया जो उसके लिए स्वीकृत नहीं, लेकिन उन्होंने रख लिया पोस्ट पे। इस तरह की चीजें जो होती है उसे कहा जाता है जनरली तौर पर बैकडोर एंट्री कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के मन में घबराहट होती है, क्योंकि उमादेवी जजमेंट के बाद जैसे मैंने पहले भी वीडियो डाला, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपकी बैकडोर एंट्री यदि है तो आपके साथ में दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि इस लोगों को परमानेंट नहीं किए गए हैं, लेकिन वैलिड प्रोसेस में कई बार दिक्कतें आ जाती है जब कोर्ट में हम जाते हैं तो। लेकिन अब क्या हुआ है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जाते हैं, ये तो उमादेवी जजमेंट की बात है। उमादेवी के बाद कई जजमेंट हैं जो कि इस तरह के हैं, सारे जजमेंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसी जजमेंट पे आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो उमादेवी जजमेंट के बाद पिछले साल 17 अप्रैल 2020 को एक जजमेंट आया चंद्रमोहन नेगी का। नेगी वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट, है ना। तो चंद्रमोहन नेगी का जो जजमेंट आया 17 अप्रैल 2020 को, इस जजमेंट में हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले टीचर, उनके रेगुलराइजेशन का सवाल था। इस जजमेंट में यह हुआ कि जो टीचर जिनकी नियुक्ति हुई थी उस प्रोसेस से, जो कि बैकडोर जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं, है ना, वैलिड प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई थी, ग्राम पंचायत के कैसे करके सिलेक्ट करके जिसे तैसे करके उसको रख दिया गया, यानी कि 309 जो आर्टिकल है उसके प्रोविजन के हिसाब से नहीं हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से नहीं हुआ था। या कि हम कह सकते हैं उमादेवी का जो कहा गया प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट की जो बात की गई है वो फुलफिल वो नहीं करता था। तो यदि वो नहीं करता था तो क्या उसे परमानेंट के लिए वो क्लेम कर सकता है, क्या वो परमानेंट के लिए स्टेटस पा सकता है, इसी पे डिस्कस किया गया था चंद्रमोहन नेगी केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया इस केस में, कहा कि जो लोग इस तरह के प्रोसेस से आते हैं जिन्हें हम बैकडोर वाले कहते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कि इलीगल प्रोसेस से आया हुआ है, उनके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कोई लंबे समय तक यदि काम कर लिया है इतने दिनों तक किसी भी डिपार्टमेंट में, तो स्वाभाविक रूप से उनके कई सारे राइट्स वहां पे आ जाते हैं। और यदि हम केवल इस हिसाब से देखें कि उनका प्रोसेस ठीक था या गलत था, इस बेसिस पे उसे हम हटा देते हैं, छटनी कर देते हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होगा। और उनकी इसमें कोई गलती नहीं है कि आपने उसे रख लिया इतने दिन से, उस पर आपने उनसे काम करवाया और बेनिफिट देने से मना करते हैं केवल इस वजह से कि उनका अपॉइंटमेंट जो है दूसरे तरीके से किया गया था, वो वैलिड प्रोसेस नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि उमादेवी जजमेंट में जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट था, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, है ना। किसमें? चंद्रमोहन नेगी जजमेंट 2020 में, जो लेटेस्ट जजमेंट है। तो जैसा कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमेशा बाइंडिंग होता है, उस जजमेंट के बेसिस पे आप हमेशा क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो उमादेवी जजमेंट में क्वालिफिकेशन, सैंक्शन कोड, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट या और जो प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस जिस पे डिस्कस हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने पहले डिस्कस काफी किया हुआ था, है ना। तो उसमें बस एक चीज है कि जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, यानी कि जिसे हम इलीगल अपॉइंटमेंट कहते हैं कई बार, है ना, बैकडोर एंट्री कहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से खत्म कर दिया है। यदि आप बैकडोर से भी हैं, आप यदि का प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं भी है, इसका मतलब आप ये ना सोचें कि हमें जो है अब हमारे राइट्स कुछ बचे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा तो कोई क्लेम बनता ही नहीं है, हम यदि कोर्ट जाएंगे तो हार जाएंगे, डिपार्टमेंट हमारी नहीं सुनेगा, है ना। क्योंकि
शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है, समानता का अधिकार आपको दिया गया है संविधान में, या फिर आपको जीवन संरक्षण का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। ये सारे राइट्स जो आपको दिए गए हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे के सारे राइट्स क्या है कि आपको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट जाने की शक्ति देता है। तो स्वाभाविक रूप से, और सरकार के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, एडहॉक एम्प्लॉय, डेली वेजेस वर्कर या किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपके से सेवाएं ली जा रही है, आपको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, आपकी सैलरी कम है, आप वही काम करते जो रेगुलर करते हैं, लेकिन रेगुलर वाले और आप में आसमान धरती का अंतर है, आप पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। इस तरह की सिचुएशन से यदि आप जूझ रहे हैं, आपकी परेशानियां चल रही है और आपको लगता है कि मेरा अपॉइंटमेंट तो ठीक से हुआ नहीं, मेरी कोई सुनेगा नहीं, तो ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, आपको फिर भी सुना जाएगा, क्योंकि आप इस सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और चंद्रमोहन नेगी जजमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं, जो पहले से होता आया है, प्रोसेस में ये चीजें हुई है, कई बार कोर्ट ने इसे अलाउ किया है, लेकिन लोगों के मन में एक चीजें थी, या कि उमादेवी जजमेंट लेकर सरकार कई बार पहुंच जाता था कि नहीं इसमें ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट का कंटेंशन होता था। तो अब क्या है कि चंद्रमोहन नेगी जजमेंट के बाद इस तरह के कंटेंशन देने से सरकार भी बचेगी और लोगों के पास एक रास्ता भी बनेगा कि यदि वो उस तरह के अपॉइंटमेंट से आए हैं तो भी वो रेगुलराइजेशन के लिए कोर्ट जा सकते हैं, अपनी बातें कोर्ट के सामने रख सकते हैं, या कि सरकार के सामने रख सकते हैं और अपने आप को परमानेंट या रेगुलर के रूप में नियुक्त करवा सकते हैं। तो बस इतना ही है आज के लिए। जो इस वीडियो का क्रक्स था वो मैंने बता दिया कि क्या चेंजेज आया है। बाकी यदि और डिटेल जानना चाहते हो उमादेवी जजमेंट को या अदर जजमेंट के डिटेल के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो पे आप जाइए और वहां पे सर्च कीजिए। उसके बाद बंच ऑफ केसेज है जिसपे कि हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा लेंदी होगा और उस पर डिस्कस करना वो जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए उतना नेसेसरी नहीं है। वो कोर्ट के प्रोसेस के लिए कई बार चीजें उस तरह की डाली जाती है, छोटी छोटी जजमेंट या हाई कोर्ट की जजमेंट, कैट की जजमेंट, इस तरह की जजमेंट हम लोग डालते हैं। लेकिन बेसिक फैक्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग है, वो यही है। उमादेवी जजमेंट के बाद चंद्रमोहन नेगी का जजमेंट। तो हमसे जुड़े रहिए।